हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृषि विज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट की। और इस सब्जेक्ट में हमने काफी फसलों पर चर्चा कर ली है और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे सरसों के बारे में। सरसों मस्टर्ड भी कहते हैं, जिसे हम रेपसीड सरसों भी कहते हैं। इसके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। सरसों से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए क्लास के एंड तक जुड़े रहें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जब भी क्लास अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो चलिए आज की क्लास को हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो मस्टर्ड होती है सरसों जिसे हम कहते हैं उसका सामान्य इंट्रोडक्शन देखते हैं, जिसमें सबसे पहले फसल का नाम, जैसे हम सरसों या रेपसीड सरसों भी इसे हम कहते हैं, इसका जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है ब्रेसिका स्पीशीज जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे स्पीशीज आप लिख लेना, ब्रेसिका स्पीशीज इसका बॉटनिकल नेम होता है। और इसकी फैमिली जो होती है वो होती है क्रूसीफेरी, इसकी फैमिली होती है। और इसका ओरिजिन जो होता है सरसों का यानी मस्टर्ड का जो उत्पत्ति स्थान है इंडिया को माना गया है, यानी मध्य एशिया भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या जो इंडिया होता है उसको इसकी उत्पत्ति यहाँ पे मानी गई है। इसमें जो पोलिनेशन होता है वो सामान्यतः क्रॉस पोलिनेटेड होती है, लेकिन इसमें जो सेल्फ पोलिनेशन भी इसमें पाया जाता है, यानी स्वपरागण और परपरागण दोनों इसमें पाया जाता है। जो पीली सरसों होती है उसमें तो पाया जाता है स्वपरागण, और जो भूरी सरसों होती है उसमें पाया जाता है परपरागण। तो दोनों को आपको याद रखना है किसमें कौन सा परागण पाया जाता है, कौन सा पोलिनेशन इसमें होता है। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं 2n बराबर 36 यानी 36 इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं। और इसकी कुछ सामान्य बातें करें तो इसमें जो तेल की मात्रा होती है वो होती है 33 से 37% तेल की मात्रा इसमें पाई जाती है। और यदि हम बात करें इसका अंकुरण जो होता है वो इपीजीएल प्रकार का होता है, यानी अंकुरण जो होता है वो इपीजीएल प्रकार का इसमें अंकुरण पाया जाता है। ये भी आपको मुख्यतः याद रखना है। फल जो होता है इसका फल होता है सिलिकुआ, यानी कि ये आपके जेट में भी पूछा गया क्वेश्चन की सरसों का फल किस तरह का होता है, तो ये होता है सिलिकुआ प्रकार का इसका फल होता है, ये भी आपको याद रखना है। और यदि बात करें इसके पुष्प क्रम की तो पुष्प क्रम होता है रेशम, यानी रेशम प्रकार का इसका पुष्प क्रम होता है। ये तो इसकी ये सामान्य बातें आपको याद रखनी है। और जो सरसों होती है वो भारत की प्रमुख तिलहनी रबी फसल है, यानी कि एक तो ये तिलहनी फसल है, ऊपर से ये जो रबी होती है यानी सर्दियों में इसकी खेती की जाती है। इसके बीज से खाद्य तेल प्राप्त किया जाता है, यानी कि तिलहनी फसल है तो सामान्य से ऑयल प्राप्त किया जाएगा, इससे तेल प्राप्त किया जाएगा। तेल की मात्रा मैंने आपको बता दी है 33 से 37% तेल की मात्रा इसमें पाई जाती है, यानी कि आप एग्जिट यदि आपको याद रखना है तो आप 37% आप इसमें सही करना। अब हम बात करते हैं इसकी उत्पत्ति और भौगोलिक वितरण की। तो भौगोलिक वितरण में आता है कि ये सब, इसकी पहले तो उत्पत्ति की बात करते हैं तो मध्य एशिया, या आप इसे इंडिया भी यहाँ पे, जो भारत है वो भी आप यहाँ पे सही कर सकते हैं, यानी भारत या मध्य एशिया जो है उसका जो उत्पत्ति स्थान माना गया है। और सरसों उत्पादन करने में प्रमुख देशों में से एक है, यानी कि जो भारत है वो जो विश्व में बात करें कि जो सरसों का उत्पादन होता है उसमें से एक महत्वपूर्ण भूमिका भारत की भी है, यानी भारत में भी सरसों का जो उत्पादन होता है वो अच्छा खासा होता है, अच्छी मात्रा में इसका प्रोडक्शन होता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल जो राज्य है वो भारत के प्रमुख सरसों के उत्पादक राज्य है। यानी कि यदि हम बात करते हैं भारत के प्रमुख सरसों उत्पादक राज्यों की तो उनमें आते हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इनके साथ ही कुछ और राज्य आते हैं जो सरसों का अच्छा खासा उत्पादन करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसका आर्थिक महत्व यानी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात करते हैं तो सामान्यतः जो सरसों होती है वो तिलहनी फसल होती है, इसलिए इसका सामान्य जो इम्पोर्टेंस होता है वो तेल प्राप्त करने में होता है, यानी कि इसमें जो सरसों के जो बीजों में लगभग कितना तेल होता है 33 से 37% तक तेल की मात्रा पाई जाती है। और सरसों का तेल भोजन बनाने में भी काम में लिया जाता है, और सरसों की खली पशु चारे के रूप में भी दी जाती है। लेकिन एक बात आप याद रखना, यदि हम सरसों की खली को लगातार पशुओं को खाने के लिए देते हैं तो पशुओं में एक रोग हो जाता है, उस रोग का नाम होता है गोइटर रोग, यानी कि पशुओं में एक गोइटर रोग नामक बीमारी जो होती है वो इसमें हो जाती है यदि हम लगातार सरसों की खली पशुओं को खाने के लिए देते हैं तो ऐसे आप थोड़ी बहुत दो तो इसमें कोई ये रोग नहीं होता है, लेकिन लगातार नहीं देनी चाहिए। सरसों के पत्ते सब्जी के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं, यानी कि सरसों के जो पत्ते होते हैं उनको सब्जी बनाने में भी उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं सॉइल और क्लाइमेट रिक्वायरमेंट की। तो सामान्य सी बात है, मृदा इसके लिए जल निकासी वाली दोमट से हल्की काली जो मिट्टी होती है वो उपयुक्त मानी जाती है। पीएच सबके लिए सेम होता है 6.0 से 7.5। और जलवायु जितनी भी जो रबी की फसलें होती है
उनके लिए ठंडी और शुष्क जलवायु इसके लिए उपयुक्त होती है। जल भराव की स्थिति में फसल के लिए हानिकारक होती है, यानी कि किसी भी फसल में, एक धान को छोड़कर किसी में भी जल भराव नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी फसलों में यदि जल भराव होगा तो वो अपना जो शोषण होता है या जो प्रक्रिया होती क्रिया होती है वो सही से नहीं कर पाती और पौधा डैमेज हो जाता है। और इसलिए धान के अलावा किसी में भी जल भराव नहीं होना चाहिए। सभी फसलों में अच्छी जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। और जलवायु सरसों में ठंडी और शुष्क जलवायु होनी चाहिए। टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। फूल आने के समय अधिक तापमान फसल के लिए हानिकारक होता है, यानी कि जब वो सरसों के फूल आ रहे हो तब जो तापमान होता है वो अधिक नहीं होना चाहिए, तापमान कम होना चाहिए। यदि उस समय तापमान अधिक होगा तो उससे क्या होगा कि जो पुष्प होते हैं उन पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, जिससे आपकी जो उपज है उसमें जो प्रोडक्शन है उसमें भी गिरावट आ सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख किस्मों की, यानी मेजर वेराइटियों की बात करते हैं। तो इसमें मेजर वेराइटियां आती है, एक तो माया होगी, वसुंधरा होगी, वरुणा होगी, भवानी, आशीर्वाद, पूषा गोल्ड और पूषा कल्याणी जो होती है वो महत्वपूर्ण वेराइटियों में आती है। और इसके साथ ही एक वेराइटी आती है पूषा जय किसान, जो पूषा जय किसान जो कि अधिक उत्पादन देने वाली किस्में होती है। और ये जो है पूषा जय किसान, ये प्रथम जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित की गई किस्म है। किसने ये विकसित की थी? तो ये विकसित की थी वीएल चोपड़ा जी ने ये विकसित की थी। चोपड़ा जी ने ये विकसित की थी। और कब की थी? ये की थी 1994 में। तो ये भी आपको याद रखना है कि कब की थी और किसने इस जो वेराइटी है इसका विकसित किया था या इसको बनाया था। तो वीएल चोपड़ा जी ने बनाया था 1994 में। और उसे जो प्रथम जैव प्रौद्योगिकी द्वारा इसको विकसित किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कल्चरल प्रैक्टिस की, जिसमें सबसे पहले आता है खेत की तैयारी करना। तो सामान्य से 2 से 3 जुताई करके आपको भुरभुरी बनाना है मिट्टी को। और उसके बाद हम बात करें यदि बुआई के समय की, तो रबी की फसल है, सामान्य सी अक्टूबर से नवंबर तक इसकी बुआई की जाती है। और बीज दर जो होती है वो आपको याद रखनी है। इसमें बीज दर आपसे पूछी जाती है कि बीज दर आपको 4 से 5 किलो प्रति हेक्टेयर आपको रखनी होती है। दूरी जो होती है स्पेसिंग, कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर रखनी है। और पौधे से पौधे की जो दूरी है वो आपको 15 से 20 सेंटीमीटर आपको रखनी होती है। फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें आपको एसएसपी, अमोनियम सल्फेट जैसे सल्फर युक्त उर्वरक का उपयोग करते हैं, यानी कि इसमें जो सरसों होती है ना, जितनी भी जो तिलहनी फसलें होती है उनमें सल्फर देना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि सल्फर तेल का निर्माण करता है या पौधों में तेल बनाता है। इसलिए जो जितनी भी जो तिलहनी फसलें होती है उनमें तेल की मात्रा ज्यादा दी जाती है। दलहनी फसलें जो होती है उनमें फास्फोरस की मात्रा ज्यादा दी जाती है। और जो अनाज वाली फसलें होती है उनमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा दी जाती है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि जो तिलहनी फसलों में होता है वो सल्फर आपको दिया जाता है। और खड़ी फसल में सल्फर की कमी हो रही है तो आपको 0.1% थायो यूरिया का छिड़काव करना है, यानी कि जो थायो यूरिया होता है उसका 0.1% घोल बनाकर आपको इस पर छिड़काव करना होता है, यदि खड़ी फसल में आपके सल्फर की कमी आपको दिखाई दे रही है तो। और सिंचाई की बात करें तो सामान्य से 2 से 3 सिंचाई इसके लिए पर्याप्त होती है। लेकिन महत्वपूर्ण अवस्थाएं जो होती है, क्रिटिकल स्टेज की बात करें तो फूल आते समय और फली बनते समय, यानी कि जब सरसों में फूल आ रहे हो तब आपको एक सिंचाई करनी होती है। और दूसरी सिंचाई आपको जब फली बन रही हो या फली में दाने बन रहे हो तब आपको करनी होती है। इसमें एक महत्वपूर्ण जो खरपतवार लगता है, ओरोबंकी नाम का एक खरपतवार लगता है, जिसके नियंत्रण के लिए आप पेंडिमिथाइलिन का प्रयोग कर सकते हैं या आपको फ्लुक्लोरोलिन का आपको इसमें प्रयोग करना होता है। तो यह भी आपको याद रखना है कि जो सरसों का सबसे मुख्य जो खरपतवार होता है या वीड जो होता है वो होता है ओरोबंकी, जो कि एक परजीवी खरपतवार होता है। इसके नियंत्रण के लिए पेंडिमेथाइलिन या फ्लूक्लोरोलिन का आपको प्रयोग करना होता है। अब हम बात करते हैं प्रमुख कीट की, यानी कि प्रमुख कीट जो होता है वो होता है सरसों का माहू, जो कि सबसे प्रमुख कीट होता है। और इसका जो बोटनिकल नेम होता है वो होता है लिपाफिस एरिसीमी, इसका बोटनिकल नेम होता है। और महू नाम आते ही आपको एक दिमाग में आना चाहिए कि जो महू गेहूं में लगता था वही लक्षण यहाँ पे दिखाई देगा कि ये पत्तों या तनों से रस चूसते हैं। नियंत्रण के लिए क्या आपको उपयोग करना था कि जो इमिडा क्लोप्रिड 0.3 ml प्रति लीटर छिड़काव में आपको प्रयोग करना होता है, यानी कि किसी भी फसल में यदि कीट आता है, यदि महू उसमें लगता है तो आपको नियंत्रण और लक्षण उसके सेम आपको दिखाई देंगे, क्षति आपको सेम दिखाई देगी। और इसके क्षति क्या होती है, पौधे कमजोर हो जाते हैं और उपज कम हो जाती है, यानी कि पत्तियों या तनों से ये रस चूसते हैं जिसके कारण पौधे कमजोर होते हैं और जो उपज होती है वो कम हो जाती है।
नियंत्रण मैंने बता दिया, इमिडाक्लोप्रिड का 0.3 ml प्रति लीटर से छिड़काव करना है। और फिर जो एक कीट इसमें लगता है पेडेड बग, जिसका जो बॉटनिकल नेम होता है बेग्राडा क्रूसीफेरम, इसका बॉटनिकल नेम होता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं, ये भी पौधों से रस चूसते हैं और क्षति क्या पहुंचाते हैं कि पौधे सूख जाते हैं, क्योंकि पौधों से ये रस चूसते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो पौधे की वृद्धि जो होती है वो रुक जाती है, यानी पौधा वृद्धि नहीं कर पाता है। जब अच्छी वृद्धि नहीं कर पाएगा तो अच्छी उपज भी नहीं होगी। नियंत्रण के लिए आप मेलाथियोन का प्रयोग करेंगे, इसका छिड़काव करेंगे। और एक कीट आपके इसमें लगता है सरसों की आरी मक्खी, जिसका जो बॉटनिकल नेम होता है अथालिया प्रोक्सिमा, इसका बॉटनिकल नेम होता है। और इल्ली पत्तियों को खाती है, यानी कि जो ये मक्खी होती है ये लार्वा छोड़ती है, जिससे जो लार्वा होता है वो जो सरसों की जो पत्तियां होती है उसको ये खाता है। अब हम बात करते हैं प्रमुख रोगों की, यानी कि जो प्रमुख रोग होते हैं उसमें 2-3 रोग लगते हैं, जिनमें पहला आता है अल्टरनेरिया झुलसा रोग, जो कि अल्टरनेरिया ब्रेसिका के कारण ये लगता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं वो भी हम देख लेते हैं कि इसके लक्षण होते हैं पत्तियों पर भूरे धब्बे बनते हैं। नियंत्रण के लिए आप मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर से छिड़काव करना चाहिए, यानी इस तरह से आप इसका नियंत्रण कर सकते हैं। और एक रोग आपके इसमें लगता है सफेद रतुआ और डाउनी मिल्ड्यू रोग, 2-3 रोग आपको इसमें देखने को मिलते हैं। तो सफेद रतुआ जो रतुआ होता है वो किसके कारण लगता है, एल्बुगो कैंडेडिका के कारण ये लगता है। और लक्षण होते हैं पत्तियों पर सफेद धब्बे बनना। और जो डाउनी मिल्ड्यू रोग होता है वो होता है प्रेनोस्पोरा पेरासिटिका के कारण ये होता है। और इसके जो लक्षण होते हैं वो भी हम देखते हैं कि इसके लक्षणों में आपको देखने को मिलेगा कि पत्तियों के नीचे फफूंदी जैसा आवरण बन जाता है। यानी कि आपको सरसों में मुख्यतः क्या याद रखना है, एक तो उसकी सामान्य तेल की मात्रा होती है, उसमें एक मुख्य खरपतवार कौन सा लगता है, उर्वरक मैनेजमेंट आपको याद रखना है, वेराइटी आपको याद रखनी है, और कीट और रोग, रोग से ज्यादा कीट आपको याद रखना है, क्योंकि सरसों के कीट ज्यादा पूछे जाते हैं। और फिर हम बात करते हैं लास्ट इसकी उपज की। तो उपज में औसतन यदि सामान्य उपज की बात करें तो 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज होती है। लेकिन आप अच्छी वेराइटियों का चयन करें, किसी भी प्रकार का रोग और कीट से आपकी फसल प्रभावित नहीं है, अच्छी सिंचाई व्यवस्था है, मृदा भी अच्छी है, तो आपके जो उन्नत तकनीक का यदि आप प्रयोग करें तो 18 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक भी उपज प्राप्त हो सकती है, इतना भी संभव है। तो ये आपकी थी आज की हमारी मस्टर्ड की क्लास, यानी कि सरसों की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट रहता तो आप कमेंट में जरूर बताएं, और क्लास आपको कैसी लगी ये भी कमेंट में जरूर बताएं। और नेक्स्ट क्लास की सब क्रॉप के लिए होनी चाहिए, यानी किस फसल के लिए होनी चाहिए, ये भी कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आपको पुराने पेपर, गेस पेपर या एमसीक्यू की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो दी गई है डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या भविष्य में करना चाहते हैं तो आपको डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी, जिस जो आपको मिलेगी व्हाट्सएप चैनल में। व्हाट्सएप चैनल में आपको डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, तो उसकी भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहां से आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, और इस क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जल्दी मिलेंगे नई क्रॉप के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।